नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन ग्लोबल आउटलुक के ऊपर में। मैं हूं वैभव शर्मा और आज मैं आपको दुनिया में बढ़ती हुई चाइनीज़ अग्रेशन के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, ये चाइनीज़ अग्रेशन का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें आपको चाइनीज़ मिलिट्री अग्रेशन एंड डिप्लोमेटिक अग्रेशन के बारे में बताऊँगा, और पार्ट 2 के अंदर मैं आपको चाइनीज़ कंपनीज के थ्रू चाइनीज़ गवर्नमेंट की इकोनॉमिक अग्रेशन के बारे में बताऊँगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑन LAC, ऑल्सो नोन एज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर में। देखिए, पिछले महीने एक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स लद्दाख के पांगोंग त्सो लेक के सामने झड़प करते हुए नजर आए। इस इंसिडेंट के बाद चाइनीज डिप्लोमैट्स एंड इंडियन डिप्लोमैट्स पिछले एक महीने से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें, लेकिन साथ ही साथ चाइनीज गवर्नमेंट ने लद्दाख बॉर्डर के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा आर्मी ट्रूप्स बुला लिए हैं। चाइनीज़ आर्मर्ड व्हीकल्स के डिफेंस में इंडिया ने भी अराउंड 5000 से ज़्यादा आर्मी ट्रूप्स वहां खड़े कर दिए हैं, और साथ ही में इंडिया ने अपनी आर्टिलरी यूनिट्स भी वहां लगा दी है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर में चाइना ने इस बॉर्डर इंकर्जन को क्यों किया। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि मोदी गवर्नमेंट के अंडर पिछले 6 सालों में इंडिया ने अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंटिन्यूसली डेवलप किया है। आज के दिन इंडिया अभी तक 75 स्ट्रैटेजिक रोड्स बना चुकी है उसके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर में, विद मोर देन 20 टू गो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसी को देखते हुए चाइना ने कोविड-19 से लाचार इंडिया की परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी की जैसे समझा और लद्दाख बॉर्डर पे अपने ट्रूप्स बढ़ा दिए। लेकिन असल में ये बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है क्या दोस्तों? क्या डिवाइड करता है इंडिया और चाइना के बॉर्डर को? इसको आंसर करने के लिए मैं आपको इंडिया और चाइना के बॉर्डर मैप को दिखाना चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, इंडिया चाइना का बॉर्डर 3 पार्ट में डिवाइडेड है: वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड ईस्टर्न सेक्टर। करंट कॉन्फ्लिक्ट हमारा वेस्टर्न सेक्टर में है, लेकिन उसके पहले मैं आपको ईस्टर्न सेक्टर एंड मिडिल सेक्टर के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो ईस्टर्न सेक्टर है, इसमें आप ये रेड लाइन देख सकते हैं जिसे हम मैकमहन लाइन के नाम से जानते हैं। ये बॉर्डर लाइन ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना के बीच में 1914 में एस्टैब्लिश की गई थी, और 1962 के वॉर के बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी हिस्सा हथिया लिया था, और तब से हर थोड़े सालों में चाइना ने इस बॉर्डर को इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया चाइना के मिडिल सेक्टर के बारे में। देखिए, सिक्किम एज अ स्टेट 1975 में इंडिया का ऑफिशियल स्टेट बना था। उसके पहले सिक्किम एक मोनार्की था, और इवन आज तक चाइना सिक्किम को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के जैसे शो करती है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो मिडिल सेक्टर है, सिक्किम बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये रिलेटिवली सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है। लेकिन 2017 में जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, जो कि 62 डेज तक चला था, वो इसी रीजन के अंदर हुआ था दोस्तों। अब फाइनली मैं आपको वेस्टर्न सेक्टर डिटेल में बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, 1860s में ब्रिटिश राज ने जॉनसन लाइन प्रपोज की थी, जो कि इस ग्रे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है, और वो नॉर्थ में कुनलुन माउंटेन रेंज तक मानी गई थी। इस पूरे रीजन को, जो कि आज के दिन हम अक्साई चिन कहते हैं, ये पूरा रीजन जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस के अंदर में माना गया था। हालांकि चाइना ने 1899 में बनी हुई मकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, जो कि इस ग्रीन लाइन को प्रेजेंट करती है, इसको अपना ऑफिशियल बॉर्डर माना था। लेकिन 1950s तक अक्साई चीन रीजन में रिलेटिवली कोई भी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी। देखिए, चाइना ने 1960s तक इन सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स के ऊपर में अपना कब्जा जमा लिया था, और वो इस लाइन को, जो कि ग्रे और येलो लाइन है, इस लाइन को अपना बॉर्डर बता रहे थे। और इसी बॉर्डर इंकर्जन को लेके इंडिया और चाइना के बीच में 1962 की वॉर हुई, जो कि हमें अनफॉर्चुनेटली हारना पड़ा। इस वॉर के एंड में चाइना और इंडिया के बीच में ये ब्लू लाइन की जो बॉर्डर है, ये बन गई थी। देखिए, चाइना ने अपना कब्जा इस पूरे रीजन के ऊपर में जमा लिया था 1962 के वॉर के बाद में। और पिछले महीने जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वो इस लेक के पास में हुआ है, जो कि क्लियरली इंडियन एरिया में फॉल करता है दोस्तों। देखिए, तब से लेके आज तक इंडिया और चाइना 5 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट साइन कर चुकी है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेके। 2003 में वाजपेयी जी जब चाइना गए थे, तब उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट अग्रीमेंट साइन किया था। हालांकि चाइना लगातार सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स का वायलेशन करते आई है दोस्तों।
लेकिन चाइना इस तरह का बॉर्डर वायलेशन सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं कर रही दोस्तों। चाइना लगातार अपने ईस्टर्न बॉर्डर और अपने सदर्न बॉर्डर के ऊपर में भी इसी प्रकार से कुछ बॉर्डर इंकर्शन कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइना किस तरह से साउथ चाइना सी के अंदर में अपने मिलिट्री डोमिनेंस बढ़ाने का ट्राई कर रही है। देखिए, साउथ चाइना सी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक एरिया है वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर में नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड अदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पाई गई है। इसी को देखते हुए चाइना ने लगातार साउथ चाइना सी के बॉर्डरिंग नेशंस फॉर एग्जांपल वियतनाम को रेगुलरली मिलिट्री के थ्रू हैरेस किया है, क्योंकि अमेरिका को ये पता है कि साउथ चाइना सी कितना ज़्यादा ज़रूरी है वर्ल्ड ट्रेड के लिए। अमेरिका ने रिटेलिएशन में अपनी नेवल शिप्स वहाँ पे प्लेस कर रखी है। हालांकि कोविड-19 के चलते चाइना ने अपने पैर और जमा लिए हैं इस रीजन में, क्योंकि अमेरिका अभी तक खुद कोविड-19 के क्राइसिस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाया है। इसके आगे मैं आपको हांगकांग के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, हांगकांग की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर में, क्योंकि हांगकांग एक फाइनेंशियल हब है जिसके थ्रू एशिया पैसिफिक रीजन में पूरा मनी फ्लो होता है। हांगकांग इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि 1997 तक ब्रिटिश रूल के अंडर में हांगकांग अराउंड 156 ईयर्स रहा एंड 1997 में ही चाइना ने ब्रिटेन के साथ में फिर से अग्रीमेंट किया, जिसमें हांगकांग फिर से चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर में फॉल करने लगा। हालांकि एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है दोस्तों कि इस अग्रीमेंट के अंदर में क्लियरली मेंशन था कि चाइना वुड बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिफेंस एंड फॉरेन ऑफिस and all other economic and cultural activities would be handled by the Hong Kong government as an independent body। दोस्तों, ये अग्रीमेंट 50 साल तक के लिए था, लेकिन चाइना ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल पास किया जिसका नाम है एक्स्ट्राडिशन बिल। इस बिल के चलते चाइना हांगकांग के किसी भी क्रिमिनल कॉन्विक्ट को मेनलैंड चाइना ले जा सकती है। इस बिल के पास होते ही हांगकांग में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए दोस्तों, और ये प्रोटेस्ट अराउंड 6 से 8 महीने लगातार चले जब तक कि कोरोना वायरस क्राइसिस नहीं आ जाता। हालांकि चाइना ने फिर से अपॉर्चुनिस्ट होते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पास किया जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके चलते अब हांगकांग के प्रोटेस्टर्स के पास में ऑलमोस्ट कोई पावर नहीं है प्रोटेस्ट करने की, और चाइनीज़ गवर्नमेंट का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है। इसी के रिटेलिएशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग के ऊपर में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास में एशिया पैसिफिक का मनी कंट्रोल हांगकांग एक बार आ गया तो चाइना इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकती है। दोस्तों, ये तो हुई बात चाइना के मिलिट्री अग्रेशन की। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बताने वाला हूँ, जो है चाइना की डिप्लोमेटिक अग्रेशन की। वैसे तो आपने सुना होगा कि डिप्लोमेसी इज़ मोर अबाउट सॉफ्ट पावर, लेकिन चाइना के डिप्लोमैट्स कुछ अलग ही है। देखिए, पिछले 3 दशक में चाइना स्ट्रैटेजिकली एंड इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है, और इसी को देखते हुए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिज्म की वेव इंजेक्ट कर दी है पूरे चाइना में। इसी वेव के ऊपर में चाइनीज़ फिल्म इंडस्ट्री ने चाइनीज़ डिप्लोमैट्स को वुल्फ वॉरियर्स का दर्जा दे दिया है। देखिए, वुल्फ वॉरियर्स रैम्बो स्टाइल वॉरियर्स हैं जो कि एक अमेरिकन विलन बिग डैडी को हराते हैं और चाइना को प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि कोविड-19 के चलते हुए चाइना के अगेंस्ट हॉस्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है दोस्तों। क्या चाइना रिस्पॉन्सिबल है कोरोना वायरस के लिए? क्या चाइना ने कोरोना वायरस के आने के 1 महीने तक इस बात को छुपाया? इसी बात को लेके हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बैठाने की बात की, तो इस बात से चाइनीज़ एम्बेसडर टू ऑस्ट्रेलिया खुश नज़र नहीं आए। उन्होंने डायरेक्टली कंज्यूमर बॉयकॉट की धमकी दे दी ऑस्ट्रेलिया को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए चाइना एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आयरन ओर एक्सपोर्ट करती है चाइना को, जो कि उनका बहुत बड़ा कंज्यूमर है। उसी के साथ ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन देता है, जो कि उनका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, चाइनीज़ गवर्नमेंट की ऑफिशियल मीडिया ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि ऑस्ट्रेलिया चाइना के जूतों में चिपकी हुई च्युइंगम की जैसी है, जिसे एक पत्थर लेके निकाल देना चाहिए। चाइना ने उसके छोटे एलाइज फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, जिसको चाइना काफ़ी ज़्यादा फंड करती है, उनको भी नहीं छोड़ा। देखिए, वेनेजुएला के कई लोकल लेजिस्लेटर्स ने कोरोना वायरस को वुहान वायरस या चाइना वायरस का जब नाम दिया, तो चाइनीज़ एम्बेसडर टू वेनेजुएला ने उन्हें मास्क पहन के शट अप करने का सजेशन दे दिया। देखिए, इसी प्रकार चाइना ने यूरोप में भी पेरिस, प्राग और बाकी इम्पोर्टेंट
सिटीज़ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डिप्लोमेटिक कमेंट्स किए हैं दोस्तों। इसे क्लियरली नज़र आ रहा है दोस्तों कि चाइनीज़ गवर्नमेंट दुनिया की बढ़ती हुई रिजेंटमेंट को सहन नहीं कर पा रहा, और इसी वजह से चाइना अब एक अग्रेसिव स्टैंड लेने लगा है। चाइना में अफ्रीकन रेसिज्म की भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई है दोस्तों। साथ ही साथ चाइना ने अफ्रीकन नेशंस को काफ़ी ज़्यादा लोन देके अपने डेट साइकिल में फंसा लिया है दोस्तों। देखिए, इन सब डेवलपमेंट्स के चलते यूएस ने अब एक स्टेप उठाया है, जिसके तहत उन्होंने G7 कंट्रीज, जो कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, उसी के अंदर में 4 नए एंट्रेंट्स को इनवाइट किया है, जो कि है रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। फाइनली इस वीडियो के एंड में आपको मैं ये कहना चाहूँगा, चाइनीज इकोनॉमिक अग्रेशन इज़ अ बिगर थ्रेट देन इट्स मिलिट्री अग्रेशन दोस्तों। एंड उसी बात को मैं कवर करने वाला हूँ अपने अगले वीडियो में। तो जाने से पहले मैं आपको ये अपील ज़रूर करूँगा कि आप सोनम वांगचुक जी के वीडियोज़ को देखें, समझें, और सारे चाइनीज़ ऐप्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें डिलीट कर दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि चाइनीज़ हार्डवेयर को हम रिप्लेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ से इतनी जल्दी, लेकिन हम एज कंज्यूमर्स ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और हम अपनी कंपनीज़ के कानों तक की आवाज़ ज़रूर ले जाएं कि हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए। तभी हमारी कंपनीज़ गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक अच्छी क्वालिटी और लोअर प्राइस में डेवलप करना शुरू कर देंगे दोस्तों। चलिए फिर इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मैं चाहूँगा कि आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद। थैंक यू।